1945 दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है। यूरोप के शहर खंडहर में बदल गए हैं, लाखों लोग मारे गए हैं। युद्ध की भयावहता ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। शहर खंडहर में बदल गए हैं, लेकिन एक नया संघर्ष पनप रहा है। यह संघर्ष टैंकों और विमानों से युद्ध के मैदान पर नहीं लड़ा जाएगा। यह है शीत युद्ध। दूसरे विश्व युद्ध की राख से दो महाशक्तियां उभरती हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। संयुक्त राज्य अमेरिका एक पूंजीवादी लोकतंत्र, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है। वहीं सोवियत संघ एक कम्युनिस्ट राज्य, एक ऐसी व्यवस्था को बढ़ावा देता है जहां सरकार जीवन के लगभग सभी पहलुओं को नियंत्रित करती है। ये दोनों विचारधाराएं मूल रूप से विरोधी हैं। वे दुनिया के भविष्य के लिए दो बहुत अलग अलग दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अविश्वास और संदेह गहरा है। टाइटन्स के टकराव का मंच तैयार है, लेकिन पारंपरिक युद्धों के विपरीत यह संघर्ष पर्दे के पीछे प्रचार, जासूसी और छद्म युद्धों के माध्यम से लड़ा जाएगा। एक बार बर्लिन की दीवार के निर्माण के दौरान एक अमेरिकी सैनिक ने कहा था, ये दीवार केवल ईंट और पत्थर नहीं है, यह हमारे बीच की विचारधारात्मक खाई का प्रतीक है। अविश्वास और संदेह गहरा है। टाइटन्स के टकराव का मंच तैयार है, लेकिन पारंपरिक युद्धों के विपरीत यह संघर्ष पर्दे के पीछे प्रचार, जासूसी और छद्म युद्धों के माध्यम से लड़ा जाएगा। एक बार बर्लिन की दीवार के निर्माण के दौरान एक अमेरिकी सैनिक ने कहा था, यह दीवार केवल ईंट और पत्थर नहीं है, यह हमारे बीच की विचारधारात्मक खाई का प्रतीक है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का एक जटिल रिश्ता था। एक बार तेहरान सम्मेलन में रूजवेल्ट और स्टालिन ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। वे एक असहज सहयोगी थे, एक आम दुश्मन, नाजी जर्मनी के खिलाफ एकजुट थे। एक अमेरिकी सैनिक ने एक सोवियत सैनिक को युद्ध के बाद एक सिगरेट दी। यह एकता का प्रतीक था, लेकिन मन ही मन वे वैचारिक प्रतिद्वंद्वी बने रहे। एक बार एक अमेरिकी राजनयिक ने कहा, हमारे विचारधाराएं कभी मेल नहीं खा सकती। अमेरिका अपनी फलती फूलती अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता के साथ खुद को दुनिया के लिए आशा की किरण के रूप में देखता था। न्यूयॉर्क की सड़कों पर लोग भविष्य के सपने देख रहे थे। उसे साम्यवाद के प्रसार का डर था, जिसे वह स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए खतरा मानता था। एक अमेरिकी पोस्टर पर लिखा था, साम्यवाद से सावधान रहे। दूसरी ओर सोवियत संघ युद्ध से जर्जर लेकिन विजयी होकर उभरा। बर्लिन की सड़कों पर सोवियत सैनिकों ने विजय का जश्न मनाया। उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन उसने अपनी सैन्य ताकत साबित कर दी थी। एक सोवियत जनरल ने कहा, हमने अपनी ताकत दिखा दी है। भविष्य के आक्रमणों से खुद को बचाने के लिए उसने पूर्वी यूरोप में दोस्ताना राज्यों का एक सुरक्षा क्षेत्र बनाने की कोशिश की। पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभाव बढ़ता गया। इन अलग अलग लक्ष्यों और विचारधाराओं ने दोनों महाशक्तियों के बीच अविश्वास की खाई पैदा कर दी। एक बार एक बैठक में दोनों पक्षों के नेता एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। प्रत्येक पक्ष दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखता था, उनकी हर हरकत को एक संभावित खतरे के रूप में देखता था। जासूसों की कहानियां और गुप्त मिशन आम हो गए थे। अविश्वास का यह माहौल शीत युद्ध की परिभाषित विशेषता बन जाएगा। एक कार्टून में एक लोहे का पर्दा दोनों महाशक्तियों को अलग करता हुआ दिखाया गया था। जैसे ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद धूल जमी, यूरोप ने खुद को विभाजित पाया। यह विभाजन केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि व्यक्तिगत कहानियों और त्रासदियों से भरा हुआ था। सोवियत संघ अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए उत्सुक, उसने पूर्वी यूरोपीय देशों में कम्युनिस्ट सरकारें स्थापित की, जिन्हें उसने नाजी नियंत्रण से मुक्त कराया था। एक पूर्वी जर्मन परिवार की कहानी है, जो रातों रात अपने घर से बेदखल हो गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने प्रसिद्ध रूप से घोषणा की कि यूरोप में एक लोहे का पर्दा गिर गया है, जो कम्युनिस्ट पूर्व को लोकतांत्रिक पश्चिम से अलग करता है। चर्चिल के भाषण के दौरान एक युवा पत्रकार ने अपने नोट्स में लिखा, यह पर्दा हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। यह विभाजन केवल वैचारिक से कहीं अधिक था। एक पोलिश छात्र ने अपनी डायरी में लिखा, हमारे विचारों की स्वतंत्रता को भी तारों में बांध दिया गया है। यह भौगोलिक और भौतिक भी था, जो कांटेदार तारों की बाढ़, गार्ड टावरों और हिंसा के लगातार खतरे से चिह्नित था। एक पूर्वी जर्मन सैनिक ने अपने पत्र में लिखा, हमारी ड्यूटी है कि हम अपने ही लोगों को कैद में रखें। इस विभाजन का सबसे शक्तिशाली प्रतीक
बर्लिन की दीवार थी, जिसे 1961 में कम्युनिस्ट पूर्वी बर्लिन को लोकतांत्रिक पश्चिम बर्लिन से अलग करने के लिए बनाया गया था। एक युवा लड़की ने अपनी डायरी में लिखा, दीवार ने हमारे सपनों को भी दो हिस्सों में बांट दिया। दीवार शीत युद्ध के वैचारिक विभाजन का एक भौतिक प्रकटीकरण बन गई, जो प्रभुत्व के लिए होड़ कर रही दो विरोधी प्रणालियों की एक कठोर याद दिलाती है। एक कलाकार ने दीवार पर लिखा, यह दीवार हमारे दिलों को भी विभाजित करती है। शीत युद्ध केवल शब्दों का युद्ध नहीं था, यह संकट के क्षणों से विरामित अत्यधिक तनाव का दौर था, जिससे पूर्ण संघर्ष छिड़ने का खतरा था। ऐसे ही दो फ्लैश पॉइंट थे, बर्लिन नाकाबंदी और कोरियाई युद्ध। 1948 से 1949 तक बर्लिन नाकाबंदी में सोवियत संघ ने शहर को भूखा मारकर आत्मसमर्पण कराने के प्रयास में पश्चिम बर्लिन तक सभी भूमि और जलमार्गों को अवरुद्ध कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बर्लिन एयरलिफ्ट के साथ जवाब दिया, जो एक विशाल मानवीय प्रयास था, जिसने नाकाबंदी वाले शहर में भोजन, ईंधन और अन्य आवश्यक आपूर्ति की हवाई आपूर्ति की। एक बार एक अमेरिकी पायलट ने बच्चों के लिए चॉकलेट गिराने का फैसला किया, जिसे रोजन बॉम्बर या कैंडी बॉम्बर के रूप में जाना गया। 1950 से 1953 तक कोरियाई युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक छद्म युद्ध था। इस युद्ध के दौरान एक प्रसिद्ध घटना हुई जब अमेरिकी सैनिकों ने फॉक्स होल रेडियो का निर्माण किया, जिससे वे दुश्मन की गतिविधियों को सुन सकते थे। यह तब शुरू हुआ जब सोवियत संघ समर्थित कम्युनिस्ट उत्तर कोरिया ने अमेरिका समर्थित दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सैन्य हस्तक्षेप किया, जैसा कि चीन ने उत्तर कोरिया की ओर से किया था। एक बार एक अमेरिकी सैनिक ने अपने चीनी समकक्ष के साथ एक अस्थायी युद्ध विराम के दौरान सिगरेट का आदान प्रदान किया, जो मानवीय संबंधों की एक झलक थी। युद्ध एक गतिरोध में समाप्त हुआ। कोरिया स्थायी रूप से विभाजित हो गया। भाग 5, किनारे पर जीवन परमाणु हथियारों की होड़ तेज होती है। शीत युद्ध निरंतर भय का समय था। लोग हर दिन इस डर के साथ जीते थे कि कहीं परमाणु युद्ध न छिड़ जाए। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के पास परमाणु हथियार थे, अकल्पनीय विनाशकारी शक्ति के हथियार। एक बार एक अमेरिकी पायलट ने गलती से एक परमाणु बम गिरा दिया था, लेकिन सौभाग्य से वह विस्फोट नहीं हुआ। इस परमाणु गतिरोध ने भय और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया। राजनेता और आम लोग दोनों ही इस तनाव को महसूस कर रहे थे। प्रत्येक पक्ष अधिक से अधिक शक्तिशाली हथियार बनाने की होड़ में लगा रहा। जैसे कि 1961 में सोवियत संघ ने दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम जार बम का परीक्षण किया। प्रत्येक दूसरे से अधिक पाने का प्रयास करता रहा। एक अवधारणा जिसे एमएडी या पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश के रूप में जाना जाता है। यह विचार था कि कोई भी पक्ष परमाणु युद्ध शुरू करने का जोखिम नहीं उठाएगा, क्योंकि वे जानते थे कि दूसरा पक्ष विनाशकारी बल से जवाबी कार्रवाई कर सकता है। एक बार एक अमेरिकी रडार ऑपरेटर ने गलती से सोचा कि सोवियत संघ ने मिसाइलें दाग दी है, लेकिन यह सिर्फ एक गलत अलार्म था। इस घटना ने दिखाया कि कितनी छोटी गलती भी विनाशकारी हो सकती है। इस हथियारों की होड़ का आम लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। लोग अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। स्कूली बच्चों ने परमाणु हमले की स्थिति में अपने डेस्क के नीचे छिपने का अभ्यास किया। डक एंड कवर ड्रिल्स हर स्कूल का हिस्सा बन गई थी। परिवारों ने अपने पिछवाड़े में बम शेल्टर बनाए। एक परिवार ने अपने शेल्टर को इतना आरामदायक बना दिया था कि वे वहां छुट्टियां भी बिताते थे। परमाणु विनाश का खतरा काले बादल की तरह दुनिया पर मंडरा रहा था। लोग हर दिन इस डर के साथ जीते थे कि कहीं यह बादल फट न जाए। भाग 6, एक नई पीढ़ी टकराव से सहमति तक। 1960 और 1970 के दशक में शीत युद्ध में थोड़ी सी नरमी देखी गई। सहमति के रूप में जाना जाने वाला यह दौर तनाव में कमी और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संचार में वृद्धि द्वारा चिह्नित किया गया था। कई कारकों ने सहमति में योगदान दिया। एक दिलचस्प घटना 1972 में हुई, जब अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने सोवियत संघ का दौरा किया। यह किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली यात्रा थी। दोनों पक्षों ने परमाणु युद्ध से बचने की आवश्यकता को पहचाना। इस दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना 1975 में हुई, जब अपोलो सोयूज टेस्ट प्रोजेक्ट के तहत अमेरिकी और सोवियत अंतरिक्ष यान ने अंतरिक्ष में डॉक किया। शीत युद्ध की आर्थिक और मानवीय लागत के बारे में जागरूकता बढ़ रही थी। एक और दिलचस्प कहानी 1973 की है, जब दोनों देशों ने हेलसिंकी में यूरोपियन सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस में भाग लिया
और दोनों पक्षों के नए नेता बातचीत के लिए अधिक खुले थे। उदाहरण के लिए लियोनिड ब्रेजनेव और जिमी कार्टर के बीच की मुलाकातें। सहमति के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ ने परमाणु हथियारों के प्रसार को सीमित करने के लिए संधियों पर हस्ताक्षर किए। सॉल्ट आई और सॉल्ट टू संधियां इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम थे। उन्होंने सांस्कृतिक आदान प्रदान और वैज्ञानिक सहयोग में भी भाग लिया। एक दिलचस्प पहलू यह था कि दोनों देशों के बीच हॉकी मैच और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जबकि सहमति ने शीत युद्ध को समाप्त नहीं किया, इसने दुनिया को थोड़ा सुरक्षित स्थान बना दिया। यह एक ऐसा समय था जब दोनों पक्षों ने महसूस किया कि सहयोग और संवाद ही आगे का रास्ता है। भाग 7। दीवार में दरारें, सोवियत संघ का पतन शुरू। 1980 के दशक तक बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक दबाव में सोवियत संघ के दिखावे में दरारें दिखाई देने लगी। मॉस्को की सड़कों पर लोग लंबी कतारों में खड़े होते थे, केवल बुनियादी आवश्यकताओं के लिए। दशकों की केंद्रीकृत योजना और सैन्य खर्च का असर हुआ था। एक सैनिक ने एक बार कहा था, हमारे पास बंदूकें तो हैं, लेकिन खाने के लिए रोटी नहीं। सोवियत अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई। कारखाने बंद हो रहे थे और दुकानों में सामान नहीं था। लोग बुनियादी वस्तुओं की कमी और अपनी स्वतंत्रता के दमन से थक गए। एक महिला ने कहा, हमारे पास सब कुछ था लेकिन कुछ भी नहीं था। सोवियत खेमे के भीतर अधिक लोकतंत्र और खुलेपन का आह्वान करने वाले असंतुष्ट आंदोलन उभरने लगे। एक युवा छात्र ने कहा, हम बदलाव चाहते हैं, हम आजादी चाहते हैं। इस बीच राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोवियत संघ के प्रति अधिक दृढ़ रुख अपनाया। रीगन ने अपने भाषण में कहा, मिस्टर गोर्बाचेव, इस दीवार को गिरा दीजिए। रीगन ने सोवियत व्यवस्था की वैधता को चुनौती दी और दुनिया भर में कम्युनिस्ट विरोधी आंदोलनों को समर्थन प्रदान किया। इसने सोवियत संघ के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर एक नई ऊर्जा को जन्म दिया। भाग 8। अंतिम विगलन, गोर्बाचेव और रीगन ने शीत युद्ध का अंत किया। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव का सोवियत संघ के नेता के रूप में चुनाव शीत युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। गोर्बाचेव के चुनाव के समय सोवियत संघ आर्थिक और सामाजिक संकटों से जूझ रहा था। गोर्बाचेव, जो दिल से एक सुधारक थे, ने सोवियत व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के प्रयास में खुलेपन यानी ग्लासनोस्ट और पुनर्गठन यानी पेरेस्ट्रोइका की नीतियां पेश की। एक बार उन्होंने कहा था, हमारे समाज को सच्चाई की आवश्यकता है। हालांकि गोर्बाचेव के सुधारों का अनपेक्षित परिणाम सोवियत संघ के पतन को तेज करना था। एक बार एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हम बदलाव चाहते हैं लेकिन यह बहुत तेजी से हो रहा है। उन्होंने परिवर्तन की ताकतों को हवा दी जिन्हें संभालने के लिए सोवियत व्यवस्था तैयार नहीं थी। गोर्बाचेव ने खुद स्वीकार किया था, हमने एक प्रक्रिया शुरू की जिसे रोकना असंभव था। इस बीच राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने एक अवसर को भांपते हुए सोवियत संघ पर दबाव डालना जारी रखा। रीगन ने एक बार कहा था, शांति शक्ति से आती है। बर्लिन में ब्रैंडेनबर्ग गेट पर एक प्रसिद्ध भाषण में रीगन ने गोर्बाचेव को इस दीवार को गिराने की चुनौती दी। उन्होंने कहा, मिस्टर गोर्बाचेव, इस दीवार को गिराइए। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने दुनिया को बदल दिया। भाग 9। एक गुप्त युद्ध की विरासत। 1991 में सोवियत संघ औपचारिक रूप से भंग हो गया, जिससे शीत युद्ध का अंत हो गया। इस ऐतिहासिक घटना ने साम्यवाद पर लोकतंत्र और पूंजीवाद की विजय को चिह्नित किया। इसने वैश्विक राजनीति के एक नए युग की भी शुरुआत की। शीत युद्ध की विरासत जटिल और बहुआयामी है। इसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, प्रौद्योगिकी और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने शीत युद्ध के बाद के आदेश की चुनौतियों से जूझती हुई दुनिया को भी पीछे छोड़ दिया। शीत युद्ध महान भय और अनिश्चितता का समय था, लेकिन यह महान साहस और लचीलेपन का समय भी था। इसने हमें कूटनीति के महत्व, स्वतंत्रता के मूल्य और शांति की नाजुकता के बारे में सिखाया। और यह हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी एक उज्जवल भविष्य की हमेशा आशा होती है।